युद्ध खत्म हो जाएगा, लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, लेकिन बुरी औरत अपने शहीद बेटे का इंतज़ार करते रह जाएगी। वो लड़की अपने प्रिय पति की राह देखेगी, वो बच्चे इंतज़ार करेंगे अपने नायक पिता का। मैं नहीं जानता हमारे मातृभूमि को किसने बेचा, लेकिन मैंने देखा उसकी कीमत किसने चुकाई। वॉर जारी है रशिया के दौरा यूक्रेन में, और मोहम्मद दरवेश का ये कविता जो सच होने जा रही है। जब आप टीवी पर न्यूज़ देखने जाएंगे तब शायद आपको ये दिखाने की कोशिश करी जाए कि ये नंबर्स किसी गेम की तरह है। क्रिकेट में कितने विकेट गए, बिल्कुल उसी तरह के कितने यूक्रेनियंस मारे गए, कितने रशियंस मारे गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर असली ज़िंदगियों का सवाल है। यहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं इस वॉर में, ये आपके हमारे जैसे लोग हैं, जिनके भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी बच्चे हैं, जिनके भी फैमिली है, जिनके भी सपने हैं आपके और मेरे जैसे। लेकिन अब ये लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। मंडे को यूनाइटेड नेशन का यूक्रेन के एम्बेसडर जनरल असेंबली में कुछ टेक्स्ट मैसेजेस पढ़े थे जो एक रशियन सोल्जर ने लिखा था अपनी माँ को। ये टेक्स्ट मैसेजेस यूक्रेन के सोल्जर तब लिए थे जब वो रशियन सोल्जर मारा गया था। तो इस टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा है आओ सुनते हैं। Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities together, even targeting civilians. We were told that they would welcome us. And they are falling under our armored vehicles, throwing themselves under the wheels and not allowing us to pass. They call us fascists. और फिर वो सोल्जर मारा जाता है। आज इस वीडियो में अपडेट्स देने से पहले ये बताना बेहद ज़रूरी हो गया था कि हमारे मीडिया इस पूरी सिचुएशन को एक गेमिंग एंटरटेनमेंट की तरह पेश कर रहे हैं। टीआरपी के भूख में ये तो वीडियो गेम्स के फुटेज इस्तेमाल करने लग रहे हैं ताकि देखने में और भी ज़्यादा दिलचस्प लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो। The deadly Russian onslaught in Ukraine appears to be intensifying this Wednesday, targeting the country's largest cities. इस वॉर को शुरू होने में एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है और दिन ब दिन यूक्रेन और भी ज्यादा एरिया खो रहा है रशियन ऑक्यूपेशन के अंदर। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जितना सोचे थे उतना आसान नहीं है यूक्रेन को हथियाना। रशियंस के उम्मीद से भी ज्यादा डिफेंस देखने को मिला यूक्रेन की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो रशिया ने और भी ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है यूक्रेन के अंदर आकर। यहाँ पर जो रेड एरिया है वो पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, जैसे कि क्रीमिया, खेरसन, यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी खरकीव। ये दो शहर यूक्रेन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों शहर को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है यूक्रेन के सोल्जर्स के द्वारा। कीव के नॉर्थ साइड में रशियंस ने 40 माइल्स लंबी कॉन्वॉय भेजी, जिसमें टैंक्स, व्हीकल्स, बहुत सारे हथियार हैं। कई यूक्रेन ब्रिजेस को तोड़ दिया गया है रशियन सोल्जर्स के द्वारा। अब तक तो लाखों लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 7 लाख से भी ज्यादा लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड पहुंच चुका है। फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा कि पुतिन कम से कम सिविलियंस जगह पर हमला करना बंद करे। पुतिन ने कहा कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सिविलियन पर हमला करना, वो सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन पुतिन के बाकी और प्रोमिसेस की तरह ये भी झूठी निकली। रशियंस ने कहा वो सिर्फ प्रिसिशन गाइड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो हथियार जो सिर्फ अपने टारगेट पर हमला करती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्राइसिस एविडेंस लैब ने इस पर जांच किए, डिजिटल इमेजेस देखे, सैटेलाइट इमेजेस देखे, फोटोज देखे। उनकी एक हथियार के बारे में जांच किया तो पता लगा वो है 9M79 टोच का बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसा मिसाइल है जो अपने टारगेट को आधा किलोमीटर मिस कर जाती है। और अगर ये मिसाइल कहीं पर इस्तेमाल करी जाती है शहर के आसपास जहां लोग रहते हैं और ये अपने टारगेट को आधा किलोमीटर से मिस कर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी। और वही चीज हो रहा है। खार्किव में कई एरियाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी वजह से 8 सिविलियंस की जाने गई। इसके अलावा कई रशियन मिसाइल्स, रॉकेट्स खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर, ओपेरा हाउस, कॉन्सर्ट हॉल, गवर्नमेंट ऑफिस पर जाके गिरा है।
राजधानी कीव में 2 मिसाइल्स वहां पर टीवी टावर पर जाके लगी, जो कि उस शहर का सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी। 5 लोग मारे गए और वही मिसाइल पास के हॉलो मेमोरियल पर जाके गिरी। ओवरऑल यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 352 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए, जिसमें 14 बच्चे थे। और ये 352 में से एक था इंडिया के रहने वाले कर्नाटक का नवीन, जो गया था मेडिसिन की पढ़ाई करने यूक्रेन। 4th ईयर के MBBS का स्टूडेंट थे, जो खार्किव पर पढ़ाई कर रहे थे। इनकी मौत हो गई जब रशियन फोर्स ने हमला कर दिया था। यहाँ पर एक सवाल उठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वेबिनार एड्रेस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने सवाल उठाया कि इंडियन स्टूडेंट्स क्यों बाहर जाते हैं ऐसे छोटे छोटे देशों में अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने, जहां पर भाषा समझ में नहीं आती और इंडिया के पैसा बाहर के देशों में जा रहे हैं, क्यों नहीं वो इंडिया में पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, एम्स में अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो पूरी फीस 25,000 के आसपास पड़ जाएगी। लेकिन इंडिया के किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो आपकी टोटल कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास तक आ सकती है। अगर यूक्रेन में जाना इंडियंस के लिए सस्ता पड़ रहा है तो क्यों नहीं वो जाएंगे वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। क्यों वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतना भारी फीस पे करे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार करीब 30% इंडियंस जो यूक्रेन में रह रहे थे वो ऑलरेडी इंडिया वापस आ चुका है। बाकी 30% बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। बचे हुए 40% स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन के अंदर हैं, जिनकी कुल संख्या है 7,000 से 8,000 लगभग। इन्हें वापस लाने के लिए प्लानिंग करी गई थी फ्लाइट्स की मदद से, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है, जो लोग यूक्रेन के अंदर फंसे थे वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पास ही के देश पोलैंड जाकर फ्लाइट्स लिए, लेकिन जो लोग खार्किव के शहर में जाके फंसे हैं वहां से पोलैंड के बॉर्डर करीब 700 से 800 किलोमीटर दूर है। रोमेनिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के असर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही। उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित अपने घर वापस आए। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग करीब 70% यूक्रेनियंस अब यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ या नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले सिर्फ 30% था जो नेटो के साथ जुड़ना चाहते हैं, और पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनने देना चाहते हैं। अब इस जंग को छेड़ने के बाद भी और भी ज्यादा लोग नेटो के साथ जुड़ना चाहते हैं। पुतिन का अगर ये पर्पस था तो इसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया। यूक्रेनियंस कभी भाई मानते थे रशियंस को, अब एक नफरत सी हो गई है इस वॉर के बाद। शायद आप जमीन में कब्जा बना सकते हो, बट उनके दिल में तो नफरत ही रहेगी। अगर रशियंस यूक्रेन को हथिया भी ले तो चीजें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि किया गया था जबरदस्ती। इसलिए किसी ने कहा था वॉर कभी किसी भी चीज का सही आंसर नहीं होता है। अगर यूक्रेन रशिया का पार्ट बन भी जाता है, रशियंस के साथ नफरत करेंगे। तो दोस्तों अभी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।